धन्यवाद। एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन श्री सुरेश भारद्वाज जी, मेरे साथी पैनलिस्ट, जैसा कि भारद्वाज जी आपको बता ही चुके हैं। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन, उनकी पूरी टीम और विद्यालय को बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने मार्गदर्शन के नाम से 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए ये एक सत्र का आयोजन किया है। और उसमें जो इन्होंने विषय रखा है कि जो युवा है, युवा के सामने जटिलताएं क्या हैं और शिक्षा से और शिक्षण विद्यालयों से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप सभी जानते हैं कि 29 जुलाई 2020 को देश में उसको लॉन्च किया जा चुका है और लगभग 5 वर्ष होने वाले हैं। ये आप सबसे कोई अछूता नहीं है, क्योंकि आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं, आपको सब पता रहता है कि इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है। बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो है कि भी हमें क्वांटिटी पे नहीं ध्यान देना है, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है। हमें एकेडमिक डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देना है, हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। और हमें इनपुट पर ध्यान नहीं देना है, आउटकम पे ध्यान देना है। अभी तक जो प्रयास रहे, हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% करने का प्रावधान है, जिसमें कि क्वांटिटी है और इनपुट है, लेकिन फिर भी अल्टीमेट जो उसका उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो हमारा शिक्षा का करिकुलम है, जो शिक्षा के करिकुलम की जो डिलीवरी है वो इस तरह से हो कि जो भी विद्यार्थी स्कूलों से, महाविद्यालयों से और विश्वविद्यालयों से बाहर निकलते हैं वो सोशली यूजफुल हों, उनका समाज में योगदान हो। मुझे एक कथा याद आती है, कहानी। जब मैं छोटा था तो मैं देख रहा था कि एक बच्चा अपने माँ बाप से पूछ रहा था कि व्हाई शुड आई गो टू स्कूल। आप मुझसे बार बार कहते हो स्कूल जा, क्यों जाना है मुझे स्कूल। तो निरुत्तर से थे उसके माता पिता। बाद में 1-2 दिन बाद फिर पारिवारिक संबंध थे, तो फिर हम बैठे थे, तो वो कहने लगे भी तुम्हें स्कूल इसलिए जाना है कि तुम्हें एजुकेशन लेनी है। उसका एकदम से प्रश्न था कि भाई एजुकेशन क्यों लेनी है। अब जब बच्चे इस तरह के प्रश्न करते हैं तो ना तो अध्यापक इसके लिए तैयार हैं, ना अभिभावक इसके लिए तैयार हैं। तो इस मंच के माध्यम से और इस तरह के विषयों पर जब चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो बात दूर तक जाएगी। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये समझता हूं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो नॉलेज प्राप्त करना है। अब नॉलेज में होता क्या है कि हम इंटेलिजेंस तो दे देते हैं बच्चे को, विजडम कहीं पीछे रह जाती है। और जब इंटेलिजेंस बच्चे में आ जाती है तो वो एक ही काम सीखता है कि भाई नौकरी करनी है और पैसा कमाना है। वेल्थ फॉर हिमसेल्फ, वेल्थ फॉर फैमिली, वेल्थ फॉर सोसाइटी एंड वेल्थ फॉर नेशन। तो सोसाइटी और नेशन तो कहीं पीछे रह जाते हैं, और वो जो धनोपार्जन होता है वो केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए रह जाता है। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य इंफॉर्मेशन लेना, इंटेलिजेंस लेना नहीं है, बल्कि विजडम लेना है। उसमें अध्यापक को भी अपना रोल अलग से अदा करना पड़ेगा। अध्यापक को टीचर ना बन करके गुरु बनना पड़ेगा। और जब गुरु शिष्य परंपरा शिक्षण महाविद्यालयों में विद्यालयों में आ जाएगी, तो जो आज भारतीय ज्ञान परंपरा की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हो रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसमें गुरुकुल होते थे और सभी एक सामान्य वातावरण में पढ़ते थे, और उसमें चाहे कोई राजा का बेटा हो, चाहे किसी गरीब का बेटा हो, सबको एक ही गुरु होता था और एक ही तरीके से वो पढ़ाता था। ये हर विद्यार्थी पे डिपेंड करता था कि वो गुरु से क्या सीखता है, क्या नहीं सीखता। लेकिन एक बात निश्चित थी, जैसे गुरु को कहते हैं गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, तो गुरु का जो उद्देश्य था वो एनलाइटनमेंट था। जो भी विद्यार्थी उनके पास, उनके गुरुकुल में आते थे, उसकी एनलाइटनमेंट होती थी। आज की शिक्षा नीति क्या सिखा रही है? आज की शिक्षा नीति में शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति से मेरा मतलब शिक्षा प्रणाली से है कि वो एम्पावरमेंट की बात कम करके एंटाइटलमेंट की बात ज्यादा कर देती है। और यहाँ जब लोग एंटाइटलमेंट की बात कर देते हैं तो वहां पर वो फिर अपना प्रयास करना बंद कर देते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये तो चीज हमें मिलनी ही चाहिए। तो बेसिकली ऐसा है कि जैसे एक पेड़ है मान लो, और वो सूखता जा रहा है, और आप सोचें कि उसके पत्तों पर स्प्रे करके वो पेड़ हरा हो जाएगा, वो नहीं हो सकता जब तक कि उसके जड़ का इलाज ना किया जाए। तो इस तरह के जो ये सत्र चलाए जाते हैं, चाहे वो मेंटरिंग सत्र हो, चाहे वो मार्गदर्शन सत्र हो, तो इसके माध्यम से विद्यार्थियों में एक सेंसिटाइज करना इसका पर्पज होता है। और इसीलिए जो मेरे साथी पैनलिस्ट भी हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में धुरंधर हैं। और मुझे लगता है कि जब बच्चे उन सब की बातें सुनेंगे आज, तो निश्चित रूप से एक संवेदना उनके अंदर जागृत होगी, और अध्यापक भी सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का जो सत्र रहेगा उसमें अध्यापकों से भी कोई चर्चा होगी कि भी उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और विद्यार्थियों से भी चर्चा होगी कि भी उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है।
और मैं अंत में एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं कि जब सरकार ये सब चीजें बना रही थी तो पहले एक टर्म कॉइन की गई थी, स्टेम, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि भी टेक्नोलॉजिकली तो बच्चे साउंड हो रहे हैं स्टेम के कॉन्सेप्ट से, लेकिन जो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, चाहे उसमें इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे उसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, चाहे उसमें एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट हो, एकेडमिक डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स ये तो है, तो वो कहीं पीछे रह रही थी। और फिर उसमें एक वर्ड जोड़ा गया ए, एंड स्टेम वाज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड ए इज आर्ट्स। तो जब हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में आर्ट्स को भी जोड़ देते हैं तो जो बच्चे की जो थिंकिंग है, चाहे वो लॉजिकल थिंकिंग है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, चाहे एनालिटिकल स्किल्स की बात करते हैं हम, तो एक समग्र रूप से उसका उसमें विकास होता है और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप उसको कहें जो स्कूलों से, महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से निकल के आता है। और आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि जब पानी को बॉईल करते हैं तो आप बॉईल करते जाइए करते जाइए करते जाइए तो 99 डिग्री तक पानी गर्म होता है, उबलता नहीं है। और जैसे ही यू जस्ट एड एन एडिशनल डिग्री, 1 डिग्री, इट बिकम्स 100 एंड वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एंड स्टीम इज जनरेटेड। और स्टीम क्या काम करती है वो कोई आप सब उससे जानते हैं, चाहे स्टीम इंजन की बात करें, चाहे यहाँ पर हम स्टीम के द्वारा मशीनें चलाई जाए उसकी बात करें। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें अध्यापकों को यही सोचना चाहिए कि 99 तक तो हम पहुंचे हुए हैं, यू हैव टू एड एन एडिशनल डिग्री इनटू इट so that it becomes 100 degrees Celsius and the water starts boiling and the steam which is generated by this is utilized for the welfare of the society, welfare of the nation and welfare of the world. मैं एक बार पुनः श्री सुरेश भारद्वाज जी जो इस SPS इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन हैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही उत्कृष्ट स्तर के वक्ता इसमें जो मेरे साथी पैनलिस्ट हैं बुलाया है। इनका आग्रह था कि भाई आपको आना ही है, ये स्कूल तो मेरे लिए बिल्कुल मेरे घर की तरह है और ये जब भी मुझे बुलाते हैं तो मुझे आना ही पड़ता है। अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे हैदराबाद से बुलाया। 2 दिन पहले उन्होंने फ़ोन किया कि मनीष जी आना है, तो उनके जुनून, उनके जज्बे को मैं मना नहीं कर सकता, तो मैं आज यहाँ पर आप सब लोगों के सामने हूँ। मेरे केस में हम लोग 2 तरीके से काम करते हैं, एक काम करते हैं इंडस्ट्रीज के साथ में और एक काम करते हैं एकेडमिक्स के साथ में। और जो लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन 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 हर जगह बातें चल रही है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा एजुकेशन की। आज के दिन में आप बात करें, हार्वर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, वॉर्टन हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, ये सब दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। आज के दिन में इंडिया में आप बात करेंगे, IITs हैं, IIMs हैं, ISBs हैं, कुछ ही यूनिवर्सिटीज हैं जो वर्ल्ड के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है कि US से बच्चा इंडिया में पढ़ने आ रहा है, जबकि आप गुजरात जाएं, आप महाराष्ट्र जाएं, आप पंजाब जाएं, हर लोग US जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, जबकि भारत की GDP उन सारे कंट्री से ज्यादा अच्छी है। और ये सोचने वाली बात है और मैं आप सभी के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ये तुलनात्मक चीजें हैं जो आपको देखना पड़ेगा कि भारत में क्या अच्छी चीजें हो रही है और भारत में क्या अच्छी चीजें होनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा डेटा बताऊंगा, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर से हैं, ग्लोबल लेवल में काम करते हैं। आप देखेंगे आज विश्व के जितने भी देश हैं, चाहे वो इटली हो, जर्मनी हो, US हो, रशिया हो, चाइना हो, वो सारे देश बूढ़े हो रहे हैं। आप यदि कहीं पर भी अब चले जाए, वहां द एवरेज एज ऑफ सच सिटीजन्स आर अराउंड 45 ईयर्स, वेयर इज इन इंडिया 140 करोड़ के देश में आप किसी भी मॉल चले जाएं, कहीं भी सड़क पे आप चले जाएं, द एवरेज एज ऑफ इंडियंस आर 23 ईयर्स। और इसी कारण से मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक अमेजॉन, गूगल, एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, ये सारी कंपनीज का हेड ऑफिस अभी इंडिया बनने जा रहा है। इसका मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम फैक्ट पे बात करें तो अब फैक्ट की मैं आपको बात बताऊं, पिछले साल करीब 1 करोड़ लोगों ने BA, BCom, BSc में एडमिशन लिया और नास्कॉम का डेटा कहता है 12,675 बच्चों को ही जॉब लगी। करीब 23 लाख लोग नीट का एग्जाम लिखते हैं, अभी उसमें से 1 लाख बच्चों का कंपटीशन में होता है। 10 लाख लोग IAS का एग्जाम लिखते हैं, करीब 300 लोगों का IAS में होता है। 18 लाख लोग JEE का एग्जाम लिखते हैं, कुछ 80,000 या 1 लाख बच्चों का कंपटीशन में होता है। तो जहां एक तरफ बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में है और वो कह रही कि हमारे पास वैकेंसीज है, हमारी भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, हमारे पास भी बहुत सारी वैकेंसीज है। दूसरी तरफ बहुत सारे कॉलेजेस हैं, करीब 15 लाख इंजीनियरिंग कॉलेज है, 5 लाख MBA कॉलेज है, 14 लाख स्कूल है और सबके पास बच्चे हैं। तो दूसरी तरफ बच्चे भी हैं, दूसरी तरफ कंपनीज भी है। तो कंपनीज को मैन पावर चाहिए और यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को प्लेसमेंट चाहिए।
बट इन दोनों का मैरिज नहीं हो रहा है, समन्वय नहीं हो पा रहा है। और यही सबसे बड़ी दुखद स्थिति है आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लोगों के पास डिग्री मिल रही है, बट लोगों के पास रोजगार का अभाव है। और इसी चीज की चर्चा मैं आज यहाँ पर आज मार्गदर्शन में करूंगा, अभिभावकों से, स्टूडेंट से बात करूंगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो कि गैप हम कहते हैं, द गैप बिटवीन द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। विजडम सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आपके पास रोजगार नहीं है। आपने भर भर के डिग्री ले ली, लेकिन आपके पास यदि रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, 20 साल लर्निंग लेने के बाद यदि उसका कोई आउटकम नहीं निकल पा रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। और इसी कारण से यदि भारत को कल यूएस बनना है और डेवलप्ड कंट्री के टुवर्ड्स जाना है, तो आई थिंक वो चीजें हम लोगों को सोचनी पड़ेगी। और इसी के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए, स्किल क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, नई मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब का क्या रेलिवेंस है, इसी पर आज चर्चा होगी। और इन सारी चीजों को हम लोग आज बात करेंगे। और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और अभिभावक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चर्चा आज करेंगे हम लोग। धन्यवाद। और 2025 जो है ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो सबसे बड़ा एम्बिगियस पूरे वर्ल्ड में ये है आने वाले 10 इयर्स में जो वर्ल्ड है या एम्प्लॉयमेंट है वो किस तरह से दिखेगा। नोबडी नोज, इट इज इंटायरली एम्बिगियस। आज पहली बार ह्यूमन आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर बात हो रही है कि ह्यूमन आइडेंटिटी, क्या एल्गोरिदम रूल करेगा वर्ल्ड को या ह्यूमन आइडेंटिटी रिमेन रहेगी। और फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन है पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन द पूरे वर्ल्ड में, कि आज स्कूल के अंदर जो बच्चे नीचे बैठे हैं जिनको हम मार्गदर्शन देने जा रहे हैं, उनको स्कूल में जो स्किल्स दिए जा रहे हैं क्या वो रिलेवेंट होंगे आफ्टर द 10 इयर्स और नहीं। तो किस तरह के स्किल्स हैं जो आज की डेट में हमें बच्चों को देने हैं, क्योंकि एक ह्यूमन जो काम करता है वो अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी, जो एक बच्चा इस समय जिस पे काम कर रहा है अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर, पर्सनल स्किल्स के ऊपर, और वो एक स्टेबिलिटी पे आकर वर्ल्ड को नेविगेट करता है हमारी एज पर आकर। बट आज वो पूरी तरह से एम्बिगियस है, वो पूरी तरह से अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये है कि कौन से स्किल्स हैं जिसको आज हमें बच्चों को एआई के साथ साथ देने की जरूरत है। सिर्फ एआई, क्योंकि हर एक्टिविटी के अंदर है, तो अनएंडिंग स्टॉर्म को नेविगेट करने के लिए, सेल करने के लिए इसके साथ किन स्किल्स की जरूरत है, वो स्किल्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जो मेरा मेन टॉपिक है, क्योंकि आई जस्ट वर्क ऑन द लाइफ स्किल्स। और विदाउट इट एआई के साथ, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बात हुआ, जैसे कि सर ने भी विदु की बात की और सर ने विजडम की बात की, ये सारी चीजें हैं जो एआई में कभी नहीं आ सकती हैं। तो ये बच्चों को समझना होगा कि उनका जो ब्रेन है ह्यूमन, क्योंकि फर्स्ट आपने देखा है कि बैंक अकाउंट हैक हो जाते थे या पर्सनल अकाउंट्स हैक होते थे, लेकिन आज ह्यूमन उस कगार पर है कि ह्यूमन हाईजेक किया जा रहा है, ह्यूमन हैकिंग हो रही है। बच्चों को उससे अवेयर करना है, उनको समझाना है कि उसको बैलेंस करते हुए किस तरह से और भी स्किल्स हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि एसपीएस स्कूल लगातार टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहा है, आईटी एडवांसमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो नए सत्र में क्या चीजें आप ऐड ऑन करने जा रहे हैं? मैं यहाँ थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगी कि एसपीएस सिर्फ ही टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करता है। लास्ट सेशन 2024 में एसपीएस ने शिष्टाचार, वार्ता, संवाद और सक्षम को इंट्रोड्यूस किया था। उसने रिसर्च प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया था। 9th और 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम होने के साथ साथ उन्होंने फील्ड में बच्चों को भेजा था, जाके उन्होंने डीसी मैडम को उन्होंने अपने पूरे प्रोजेक्ट सबमिट किए थे। तो वो 4 दीवारी के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर नहीं स्टूडेंट्स को रख रहा है, वो बाहर लेकर, क्योंकि ये आज की जरूरत है कि जब तक वो अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने नेशन, अपनी एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, वो आगे चाहे वो टेक्नोलॉजी हो कुछ भी, उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। और शिष्टाचार वार्ता इज अ काउंसलिंग, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो हर चारों तरफ, जिसे कहते हैं ना, एक हिंदी में बोलते हैं दैट इज अ चहुमुखी विकास, पर हमेशा मिस्टर भारद्वाज चेयरपर्सन एंड द एसपीएस इंटरनेशनल ने हमेशा इस पे काम किया। तो एक तरफ नहीं, वो चारों तरफ उसको और आप देख भी रहे हैं कि सर ने एनईपी के ऊपर बात किया, इन्होंने एआई के ऊपर बात किया, मैंने लाइफ स्किल्स के ऊपर बात किया। तो ये कॉन्फ्रेंस इस बात का एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, चारों तरफ एसपीएस इंटरनेशनल काम कर रहा है। थैंक यू जी। पड़ेगा कि ये है क्यों। हम एकेलॉजी की बात कर रहे हैं, हम नीट की बात कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम लाइफ स्किल्स की बात कर रहे हैं, हम गुरुकुल की बात कर रहे हैं। नई शिक्षा पद्धति से पहले, ये नई शिक्षा पद्धति हम जिसे कह रहे हैं, इसको हमने सबसे पहले सीसी के रूप में इम्प्लीमेंट किया था, जिसको 1997 में रिसर्च करके 2007 में इम्प्लीमेंटेशन हम कर पाए, सीबीएसई कर पाए थे। उसी का एक रूप आप देख सकते हैं, जिसके लिए हमने नई शिक्षा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो काम किया 2012 से 2017। सर इस बात को जानते होंगे, अगर असली किताब, अगर नई शिक्षा 68 पन्नों की किताब जो आपके सामने दिखती है, ये लगभग 8,500 पन्नों की बनी थी।
और जिसके अंदर करीब 900 मीटिंगें हुई। सबसे पहले तो हमें अर्थ समझना पड़ेगा, एजुकेशन का अर्थ है क्या। एजुकेशन पढ़ाने का प्रक्रिया नहीं है। एजुकेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, टीचिंग नहीं है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का अर्थ है कि लर्निंग, आप किसी भी समय किसी भी स्थिति में जाएं तो वहां से आप कुछ सीख सकते हैं। सीखने की कला एजुकेशनिस्ट कहलाती है, जो गुरु लोग करते थे। वो टीचर नहीं करता, वो शिक्षक टीचर नहीं कर सकता, जिसे हम शिक्षक कहते हैं। शिक्षा तो कहीं भी ले सकता है, पेड़ के नीचे भी बैठ के ले सकता है, रिक्शे पे बैठ के भी ले सकता है, ड्राइवर से भी ले सकता है, अपने परिवार से भी ले सकता है, जानवरों से भी ले सकता है। तो शिक्षा तो कहीं से ले सकता है। लेकिन जो गुरु उसको अंधकार से की बात करते थे, जहाँ से सबने जैसा कहा कि अंधकार से निकालना है, तो उसमें लर्निंग होती थी जहाँ से वो ग्रहण करते थे। और लर्निंग में से अगर हम एल हटा दें तो पूरी पद्धति अर्निंग के ऊपर आ जाती है। आप लोग खुद ही यहाँ पे देख रहे होंगे जो कैमरा आप लोग के हाथ में, तो शायद आपने कैमरे अपने कभी पकड़ने की कला सीखी नहीं हो। अगर आपने आज ये सीखी है तो ये अनुभव के अनुसार सीखी, और या सीखी है ये आपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीखी। और जो आप प्रश्न काल में प्रश्न पूछ रहे हैं या आपके दिमाग में जो रुचि पैदा हो रही है, ये हो सकता है कि शायद आपने 10वीं या 12वीं क्लास तक ना क्रिएट कर पाए। यही आज गैप फिल करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काम कर रही है। जो 21 सेंचुरी स्किल, 21वीं शताब्दी, सबसे पहले हम स्किल को समझे। स्किल क्या है? एजुकेशन तो आपने ले लिया, आज आपके हाथ में कैमरा है, आप रोजगार की तरफ है। रोजगार का अर्थ ये नहीं कि नौकरी को पाना से, सीधे प्रधानमंत्री जी का कहना है रोजगार पैदा करने की बात, रोजगार को क्रिएट करने की बात। हर बच्चा नीट में एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है पास हो सकता है। अगर आज की तारीख पे देखें, कोविड आया तो हमारे को डॉक्टर्स नहीं ज्यादा जरूरत थे, हमें उसके अलाइड साइंसेस वाले बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि नीट के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके अंदर बच्चों को हमें सक्षम बनाना है, उन कोर्सेज को ढूंढना है। शिक्षा के अंदर जो पाना था वो हमने पा लिया है, जो हमें पाना था वो पा लिया। अब एआई के थ्रू, एआई क्या चीज है? मशीन के अंदर जो हम डालेंगे वैसा करेंगे, जितना इंजन डालेंगे, तेल डालेंगे, उतनी देर चलेगी। तो अभी आप एआई के अंदर आज की भाषण के बारे में पूछेंगे तो कुछ नहीं बता पाएगा आपको। 2023 के बारे के बाद आगे का नहीं बात करेगा, क्योंकि 2023 तक का डाटा उसमें डाला हुआ है, या वो सर्कुलर निकालेगा उसके बेसिस पे डालेगा। ये सिर्फ आपके कार्यकाल को, आपके तरीके को, आपके वर्किंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपका दिमाग एक थिंक टैंक की तरह बने, डिजाइन थॉट की तरह बने, वो एक नया इनोवेशन की बने। शिक्षा का मेन उद्देश्य आप पढ़ाएं, बच्चा कुछ नया इनोवेट करे और भविष्य में कुछ क्रिएट कर पाए, उसी का उद्देश्य है। और उसी के लिए आज हम मार्गदर्शन के अंतर्गत इसमें कार्य करेंगे। ये अच्छी पहल की है सुरेश भारद्वाज साहब ने, जो अपने विद्यालय में इस तरह के कर रहे हैं। करियर काउंसलिंग के लिए सीबीएसई इसके ऊपर बहुत सारे फंक्शन करता है। अभी कुछ ही 98 प्रिंसिपल्स, मैं आपको बताऊं कि अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में विजिट किया और हमने उनके वहाँ पे स्किल इनोवेशन सेंटर्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स, इन सब पे काम देखा। और हमारे सीबीएसई के स्कूल्स नए वाले यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप कर रहे हैं। तो मैं भारद्वाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर्स आप अपने यहाँ नहीं बना पाएंगे, आप यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप की जो आसपास की है, और वहां पे बच्चों को रिसर्च की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की बात करें। हमारा आउटकम जो है, जो सर ने कहा आउटकम, हमारा उद्देश्य जो पहले आउटकम नहीं था, आउटकम का मतलब प्रोडक्टिविटी। हम पहले ऑब्जेक्टिव था, हर अध्यापक का ऑब्जेक्टिव था मुझे अपना सिलेबस खत्म करना है, मेरे सारे विद्यार्थियों को 100 में से 100 अंक आने चाहिए। अब वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 100 में से 100 अंक आए या ना आए, लेकिन उसका वो भविष्य में इस्तेमाल कर पाए, ये बहुत जरूरी है। वो अगर भविष्य में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा आपने, तो वो उसका पढ़ाना व्यर्थ हो जाता है। आगे बातें हम अपने मार्गदर्शन में करेंगे। धन्यवाद।